हेलो गाइस, हाउ आर यू ऑल। आई होप कोविड के टाइम में आप लोग अपना ध्यान अच्छे से रख रहे होंगे। आज मैं आप लोगों के लिए लेके आया हूँ एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक जो मोस्टली रिलेटेड है इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स के लिए। तो अगर आप लोग इंजीनियरिंग कर रहे हैं या फिर इंजीनियरिंग कर चुके हैं तो आप लोगों के लिए हो सकता है कि आज का जो टॉपिक है इट विल बी वेरी इंपॉर्टेंट, आपकी लाइफ में ये बहुत हेल्प कर सकता है। इसमें हम आज डिस्कस करने जा रहे हैं कि जब हम इंजीनियरिंग कर लेते हैं, व्हेन व्हेन वी हैव कंप्लीटेड अवर बीटेक, बीटेक, उसके बाद में हमारे पास क्या क्या करियर अपॉर्चुनिटीज होती हैं। ओके, जब हम कॉलेज में होते हैं तो हमें बहुत ज्यादा आइडिया नहीं होता है कि जब बीटेक खत्म कर चुके होंगे उसके बाद में हमारे पास क्या क्या ऑप्शंस होते हैं। और जब हम बीटेक कर चुके होते हैं उसके बाद में जब हम बाहर जाते हैं, कुछ एग्जाम्स देते हैं, तब हमें पता लगता है कि बहुत अलग अपॉर्चुनिटीज भी हमारे पास थी, बट हमें पता नहीं था। और जब तक हमें पता लगता है तब तक शायद या तो उनकी एज निकल जाती है या फिर हमारे पास उतने ऑप्शन बचते नहीं है। बहुत सारे ऐसे एग्जाम होते हैं जिनकी प्रिपरेशन हम कॉलेज में रहते हुए कर सकते हैं, बट जब हम कॉलेज से बाहर निकलते हैं तब हमें उनके बारे में पता चलता है। और जब हमें उनके बारे में पता चलता है तो हो सकता है हमारे पास टाइम नहीं होता, हमारे पास फाइनेंशियल रिसोर्सेस नहीं होते हैं जिसकी वजह से हम प्रिपरेशन कर सकें एंड देन वी कैन अपीयर फॉर दोज एग्जाम। सो गाइस, अगर आप इंजीनियरिंग स्टूडेंट हैं, इफ यू आर एन इंजीनियर, तो आप लोगों के लिए हो सकता है दिस कुड बी वन ऑफ द बेस्ट वीडियोस दैट यू कैन थिंक ऑफ, जहां पे मैं आपको बताऊंगा व्हाट आर द डिफरेंट करियर अपॉर्चुनिटीज दैट वी हैव फॉर इंजीनियर्स। आज जो वीडियो है उसमें मैं बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं जाने वाला हूं। दिस इज माय फर्स्ट वीडियो ऑन करियर अपॉर्चुनिटीज, तो आज हम एक ब्रॉड व्यू लेंगे। इंजीनियर्स के पास क्या क्या ब्रॉड ऑप्शंस होते हैं, आज हम उनके बारे में बात करेंगे। एंड इन द कमिंग सब्सिक्वेंट वीडियोस मैं इन एक एक सब्जेक्ट्स को, एक एक टॉपिक्स को उठाऊंगा एंड देन वी विल मेक वीडियो ऑन दीज एग्जाम्स एंड देन वी विल गो इन द डिटेल, लाइक जितने भी एग्जाम्स या फिर जितने भी अपॉर्चुनिटीज हैं उनके बारे में जब हम आज बात करेंगे तो आज हम सिर्फ एक ओवरव्यू लेंगे कि हम किस किस फील्ड में जा सकते हैं। बट सब्सिक्वेंट वीडियोस में हम डिटेल में जाएंगे इन एग्जाम्स के बारे में कि एग्जाम्स कैसे होते हैं, कौन कंडक्ट करवाता है एंड व्हाट आर द डिफरेंट अपॉर्चुनिटीज दैट वी हैव। सो गाइस, स्टे टाइट। आज हम डिस्कस करेंगे व्हाट आर द करियर अपॉर्चुनिटीज। शायद ये आपके लिए करियर काउंसलिंग की तरह हो सकता है। ओके, so let's start our discussion on what are the different career opportunities that we have. But before moving on that, I would like to introduce you to myself. मैं आपको बताना चाहता हूँ what is my background. So my name is Vinod Kumar Datusalia. I have done my B from Marine Engineering from Jadavpur University. I have done an additional B in mechanical engineering, so you can say मैं mechanical engineer हूँ, mostly मेरा background mechanical engineering का है। But guys, this video is not only about mechanical engineering, ये हर किसी engineering student के लिए है। यहाँ पे जो भी हम बात करेंगे वो सिर्फ इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स के लिए है और किसी भी ब्रांच के हो सकते हैं, जरूरी नहीं है आप मैकेनिकल को हो। जो आज डिस्कस करेंगे वो मैकेनिकल के लिए भी एप्लीकेबल है, कंप्यूटर साइंस के लिए भी एप्लीकेबल है, सिविल के लिए भी एप्लीकेबल है एंड ऑल अदर स्ट्रीम्स, बिकॉज जितने भी टॉपिक्स हम आज डिस्कस करेंगे दैट इज कॉमन फॉर इंजीनियर्स। ओके, moving on, I have done my masters from aerospace engineering from ISC Bangalore. I was All India rank 1 in GATE in 2013. I was also All India rank 4 and 93 in ESE. इंजीनियरिंग सर्विसेज एग्जाम होता है जिसको मैंने 2 बार क्रैक किया है। I secured 4th and 93rd rank, and I was also All India rank 3 in ISRO exam as well. मैंने ये ESE और ISRO है, these are the government organizations, मैंने ये नहीं ज्वाइन किए थे। After my MTech from ISC Bangalore, I joined a multinational company which actually designs the aircraft engines. Okay, so I have been part of the team जिसने aircraft engines design किए हैं। I have actually designed the aircraft engines and currently I am designing the steam turbines. हो सकता है आप लोगों ने नाम सुना होगा steam turbine का, but जो आपके घर में इलेक्ट्रिसिटी आती है that is generated mostly by the steam turbine. So currently I am working as a designer for steam turbine, and also I put these videos to motivate the students, engineering students. मैं ऐसे videos बनाता रहता हूँ
जिसको आप if you want to see more videos, you can subscribe to my channel, YouTube channel, or you can like my page on the Facebook and Telegram, where I keep posting the different updates about these exams, जहाँ पे हम बहुत सारी strategies के बारे में डिस्कस करते हैं एंड एग्जाम्स के बारे में डिस्कस करते हैं. सो गाइस, आई होप जो वीडियो आज मैं लेके आया हूं वो शायद आप लोगों के लिए हेल्पफुल हो थोड़ा. Okay, so this was my background. Currently, I'm working as a steam turbine designer, and also I teach for some of these exams. Okay, so guys, let's start with our main topic, which is the career opportunities for engineers. I hope जो career opportunities हम discuss करेंगे आज, हो सकता है उसमें से बहुत सारी ऐसी होंगी जिनके बारे में आपको ऑलरेडी पता हो. ओके, बट यहां पे मैं सब जितनी भी अपॉर्चुनिटीज है उनको एक साथ लेके आया हूं, जिससे कि आपको पता हो कि क्या डिफरेंट ऑप्शंस आपके पास हो सकते हैं. हो सकता है जो आज डिस्कस करेंगे उसमें से कुछ आपको पता हो, बट सारे शायद नहीं पता होंगे, और अगर पता भी होंगे तो हो सकता है उनमें बहुत ज्यादा इंसाइट आपको नहीं पता हो. ओके, सो लेट्स डिस्कस अबाउट द करियर अपॉर्चुनिटीज फॉर इंजीनियर्स. बट बिफोर मूविंग ऑन टू द अपॉर्चुनिटीज, मैं आप लोगों को आई वुड लाइक टू गिव यू ए ब्रीफ intro about the engineers. I would like to show you pictures of some of the engineers. आप लोग कहां कहां जा सकते हैं उसका एक फ्लेवर मैं देना चाहता हूं. ओके, सो आई वुड लाइक टू इंट्रोड्यूस यू टू सम ऑफ द फेमस पर्सनालिटीज जो इंजीनियर्स थे, उन्होंने अपनी फील्ड में एक्सेल किया, and they are the benchmarks in their field. Okay, so to start with, I hope this personality you might be knowing. He's called as the father of engineering in India. He laid the foundation for engineering in India. Okay, so he was the person. I hope आप लोग सब लोग जानते होंगे. He might be an inspiration for you. But the next person, Dr. APJ Kalam, he is one of the greatest engineers and the India has produced. Okay, APJ Kalam को आप सब लोग जानते होंगे. He is an inspiration for many people. And he is an inspiration for me as well. When I was in ISC Bangalore, he came to address us. I met him, and he is a renowned personality. He is a fabulous person. Okay, he is one of the greatest engineers. आप अगर इनकी टीचिंग्स के बारे में पढ़ेंगे, आप इनको फॉलो करेंगे, इनके जो मैसेजेस हैं, if you follow them, you will be highly motivated. आप हो सकता है आप लोग इनको ऑलरेडी फॉलो किया होगा जब ये थे. आप इनकी टीचिंग्स को भी पढ़े होंगे, जो जैसा ये बोलते थे वो करने को बोलते थे, वो भी आप लोग करते होंगे. सो आई होप यू माइट बी गेटिंग मोटिवेटेड फ्रॉम हिम एज वेल. Moving on, the next personality is Dr. Sridharan. He is called as the Metro Man of India. He was an engineer. He cleared his engineering services exam, and then he worked for Indian government. Delhi Metro इन्होंने ही डिजाइन किया. So guys, you can be like him as well. Moving on, the space lady of India, Kalpana Chawla. I hope Kalpana को आप सब लोग जानते होंगे. He was an astronaut in NASA, and he was also an engineer. Okay, so these people were some of the engineers who excelled in engineering field. Now I would like to show you some of the personalities जो engineering से अलग थोड़े से हैं. Okay, Satya Nadella, he is CEO. Okay, engineering giant है जिसके CEO हैं. Moving on, Sundar Pichai, he is again the CEO of Google. So he is the person. He was also an engineer. I hope आप लोग उनके जैसे बन सकते हैं. And last but not the least, Mr. Bansal, he is the owner, founder of Flipkart. He has moved into entrepreneurship. So these are the people, those who have come from different field. I don't have many more. I don't have pictures of other people, but there are many people. Like you will see engineers in economics, like Raghuram Rajan. He was the governor of RBI in India. You will see engineers being cricketers, Bollywood stars, and everywhere you will see engineers. So guys, if you are an engineer, you have the potential to be anything. आप दुनिया में कुछ भी कर सकते हो. Okay, you are an engineer, and I know you can do it. The only thing that is limiting you to do it is yourself. Okay, आप ही आपको लिमिट कर रहे हो. अपना पोटेंशियल पहचानो, and you can be one among these people. So to summarize, guys, the engineers, I know engineers are the people, those who can do anything, and I always say that engineers can do anything, and believe me, you can do it.
Okay, so guys, these are some of the personalities I wanted you to introduce you so that you get an inspiration that engineers can do anything. आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं और उनमें से बहुत सारे ऑप्शंस को आप एक्सप्लोर कर सकते हैं एंड देन यू कैन बी एनीथिंग व्हाटएवर यू वांट। ओके, सो चलो अब हम चलते हैं अपने मेन टॉपिक की तरफ, विच इज द करियर अपॉर्चुनिटीज। सो टू स्टार्ट विद, हम देखना चाहते हैं कि हमारे पास में क्या क्या करियर अपॉर्चुनिटीज होती हैं। ओके, सो टुडेज लेक्चर वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट ब्रॉड कैटेगरी। सो सबसे पहले हम बात करेंगे जॉब्स की। इंडिया में जॉब सिनेरियो क्या है? ओके, अगर हम इंडिया में जॉब सिनेरियो की बात करते हैं तो आज भी इंडिया में जॉब्स को ऐसे गवर्नमेंट सेक्टर, ऐसे प्राइवेट सेक्टर देखा जाता है। आई होप आप लोग मोस्ट ऑफ यू माइट हैव फेल्ट कि आपके पेरेंट्स हमेशा ये बोलते रहते हैं कि बेटा गवर्नमेंट सेक्टर में ही जाना है, गवर्नमेंट सेक्टर में ही जाना है। बचपन से आपको यही सिखाया होगा कि जॉब अगर करनी है तो गवर्नमेंट सेक्टर में ही जाना है। ओके, दैट इज वाई इन इंडिया, बिकॉज गवर्नमेंट सेक्टर की जो बेनिफिट्स होती हैं, जो सैलरीज होती हैं, दोज आर वे बेटर than the private sector. But in recent time, जैसा हम देख रहे हैं कि private sectors are also they are booming, they are getting the momentum and the facilities and the perks that you get in private sectors now are also really good. Okay, so सबसे पहले हम discuss करेंगे about the government sector jobs, then we will go to some other options that we have. Okay, so सबसे पहले अगर हम बात करें कि गवर्नमेंट सेक्टर में कौन से ऐसे जॉब हैं जो आपके लिए बहुत अच्छे हैं। Okay, so undoubtedly, this is the first option that you have, UPSC. आपने सुना होगा सिविल सर्विसेज। दिस इज कंसिडर्ड एज वन ऑफ द मोस्ट प्रीमियर जॉब्स इन इंडिया। ओके, इसके लेवल का कोई और जॉब नहीं है। Once you get selected into UPSC, you will be involved in the planning for the country. आप मिनिस्ट्रीज में बैठे रहेंगे, यू विल बी सिटिंग अंडर द मिनिस्टर्स एंड देन यू विल बी डूइंग द प्लानिंग फॉर द होल कंट्री। आने वाले 40-50 साल में ये कंट्री कैसे डेवलप होने वाली है, इस कंट्री में क्या क्या होने वाला है, दैट इज मोस्टली डिसाइडेड बाय दीस सिविल सर्वेंट्स। ओके, दिस इज कंसिडर्ड एज वन ऑफ द मोस्ट प्रीमियर जॉब्स, इसीलिए मैंने इसको सबसे पहले डाला है, बिकॉज इस एग्जाम का जो स्टेटस है दैट इज वेरी हाई। वंस यू आर सेलेक्टेड फ्रॉम हियर, you will be going into the ministries and you will be directly administering the different population. Like अगर आप IAS बन जाते हैं तो आपकी फर्स्ट पोस्टिंग होगी दैट विल बी डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर। इमेजिन आपका डिस्ट्रिक्ट है 2 लाख लोगों का, 3 लाख लोगों का, एंड यू आर मैनेजिंग 3 लाख पीपल एवरी डे in and out. Okay, so that is what is the responsibility and authority of this job. Not only the administrative services, there are many other departments like Indian Police Services, Revenue Services, and Forest Services. So these are all the jobs which are recruited through this civil services exam. ये एग्जाम जितना दिखने में ल्यूक्रेटिव है उतना उससे कहीं ज्यादा दिस इज डिफिकल्ट टू क्लियर। आई होप जिंदगी में आपने कभी न कभी जरूर सोचा होगा कि यार इस एग्जाम में एक बार जरूर बैठेंगे। हो सकता है आपका अभी मन नहीं हो, ओके, बट आपने लाइफ में कभी न कभी जरूर सोचा होगा कि यार इस एग्जाम के लिए जरूर अपीयर करेंगे। ओके, this exam is one of the most toughest exam in the world, not only in India, in the world. अगर आप यहाँ पे देखें, every year around 10 lakh students sit for this exam, and out of those 10 lakh students, roughly 800 to 900 people are selected. Okay, so if you see, the selection rate is from 1000 to 1. 1000 बच्चों में से एक बच्चा निकलता है इस एग्जाम में। ओके, एंड आपने बहुत सुना होगा जो लोग यूपीएससी की तैयारी एक बार करना शुरू करते हैं वो कंटिन्यू रहते हैं, जब तक कि उनकी एज खत्म नहीं हो जाती तब तक वो करते रहते हैं। 5 साल, 6 साल, 7 साल, 8 साल लोग ऐसे करते रहते हैं। क्यों है वो? बिकॉज द कॉम्पिटिशन इज वेरी हाई। जो यहाँ पे आपको पोस्ट मिलेगी सिलेक्शन के बाद में, दैट इज वेरी ल्यूक्रेटिव। जो फैसिलिटीज, जो बेनिफिट्स मिलेंगे, दोज आर वेरी ल्यूक्रेटिव। ओके, एंड बिकॉज ऑफ दैट द कॉम्पिटिशन इज वेरी टफ। बट अगर आप देखेंगे रिसेंट टाइम्स में बहुत सारे इंजीनियर्स हैं जो इस जॉब को प्रेफर करते हैं। देयर आर मेनी इंजीनियर्स दोज हु आर गेटिंग सेलेक्टेड नाउअडेज, एंड गाइस दिस इज द अपॉर्चुनिटी फॉर यू। जब हम इसके बारे में डिटेल में डिस्कस करेंगे तो हम बताएंगे कि इंजीनियर्स के लिए कहीं ना कहीं एक एज होता है इस एग्जाम में। ओके, सो इफ यू आर एन इंजीनियर यू कैन टारगेट दिस एग्जाम एज वेल, बट अगर आप इसको टारगेट करना चाहते हैं देन यू हैव टू स्टार्ट अर्ली। जैसे ही आप वीडियो देखते हैं, अगर आपको लगता है कि आपको स्टार्ट करना चाहिए, उसी टाइम स्टार्ट कर दो। इवन इफ यू आर इन फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर, जब भी हो तब शुरू कर दो, बिकॉज दिस इज गोइंग टू कंज्यूम लॉट ऑफ टाइम।
आपको ऐसा नहीं होगा आज आपने प्रिपरेशन शुरू की और फर्स्ट अटेम्प्ट में आपका हो जाएगा, दैट इज वेरी रेयर। ओके, कंपटीशन बहुत ज्यादा है, हो सकता है, ऐसा नहीं कहता मैं कि नहीं हो सकता, बट दैट इज वेरी रेयर। ओके, सो इट इज गोइंग टू कंज्यूम टाइम एंड यू हैव टू डिवोट टाइम, सो स्टार्ट अर्ली, जितना जल्दी हो सकता है आप इसके लिए शुरू करें। ओके, so this is the first option that we have, which is the UPSC civil services. Moving on to the second option that we have is the UPSC engineering services. So देखेंगे अगर आप ये एग्जाम UPSC कंडक्ट करवा रहा है, this is again conducted by UPSC। एक और एग्जाम होता है जिसका नाम है इंजीनियरिंग सर्विसेज एग्जाम, हम बहुत बार इसको IES भी बोलते हैं, बट इसका जो नाम है वो है दैट इज ESE, इंजीनियरिंग सर्विसेज एग्जाम। ये जो एग्जाम है इसका स्टेटस इज ऑलमोस्ट इक्विवेलेंट टू दिस। सिविल सर्विसेज का जैसा एग्जाम होता है बिल्कुल उसी पैटर्न पे ये एग्जाम कंडक्ट करवाया जाता है। यहां पे अगर आप देखेंगे सिविल सर्विसेज में तो जो रिक्रूटमेंट होता है दैट इज फॉर एडमिनिस्ट्रेटिव जॉब्स, आप एडमिनिस्ट्रेशन में इन्वॉल्व रहते हैं, बट देयर आर मेनी प्रोजेक्ट्स, जैसे गवर्नमेंट होती है, सेंट्रल गवर्नमेंट होती है, उसके बहुत सारे प्रोजेक्ट्स होते हैं, वो प्रोजेक्ट्स ऑल ओवर इंडिया एग्जीक्यूट होते हैं, और उन प्रोजेक्ट्स में से बहुत सारे प्रोजेक्ट ऐसे होते हैं जो इंजीनियरिंग नेचर के होते हैं, जिनको इंजीनियर्स की रिक्वायरमेंट होती है, एंड फॉर रिक्रूटमेंट ऑफ दोज इंजीनियर्स यूपीएससी एक एग्जाम कंडक्ट करवाता है जिसका नाम है इंजीनियरिंग सर्विसेज एग्जाम। सो अगेन इफ यू आर सेलेक्टेड इन यूपीएससी इंजीनियरिंग सर्विसेज एग्जाम, you will be directly sitting in ministries and then you will be involved in policy planning for the future of India। बहुत सारे डिपार्टमेंट्स हैं जो ESE के थ्रू लेते हैं, लाइक रेलवेज वाज वन ऑफ द डिपार्टमेंट्स, अभी इसको ESE से हटा दिया गया है, बट अभी श्योरिटी नहीं है, द डिसीजन हैज टू कम कि कहां से ये वापस से शुरू होगा। बट डिपार्टमेंट्स लाइक CPWD, MES, देन we have departments like naval stores, we have border road organization, these are some of the departments जो कि engineering services exam के through लेते हैं। Again this exam has got lot of recognition, lot of authority। जब हम इसके बारे में डिटेल में डिस्कस करेंगे तब हम बताएंगे what are the different departments that we have। But guys this is one of very good opportunity that we have for engineers, because ये जो exam है this is only applicable for engineers। इसमें engineers के अलावा कोई नहीं बैठ सकता है। ओके, सो यू हैव एन अपॉर्चुनिटी, अगर आप इंजीनियर हैं तो आप इस एग्जाम के लिए बैठ सकते हैं। ओके, सो दिस वाज द सेकंड ऑप्शन दैट वी हैव। मूविंग ऑन द थर्ड ऑप्शन एंड दैट इज द PSUs, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स। आई होप PSUs का नाम आपने सुना होगा। PSUs are not the government companies, they are autonomous companies। ये जनरली इंजीनियरिंग जायंट्स होते हैं जिनमें गवर्नमेंट का स्टेक सबसे ज्यादा होता है। गवर्नमेंट हैज गॉट मोर देन 50% ऑफ द स्टेक। ओके, एंड ये गवर्नमेंट जैसी ही होती हैं, ये सारी कंपनीज गवर्नमेंट कंपनी ही जैसी होती हैं। ओके, इफ यू सी द पर्क्स, द बेनिफिट, द सैलरीज ऑफ PSU, दोस आर ऑलमोस्ट इक्विवेलेंट टू दीज टू। अगर आप सैलरी देखेंगे तो बेनिफिट्स देखेंगे, वो सारे इन दोनों एग्जाम्स जितने ही होते हैं। बट देयर इज वन गुड थिंग अबाउट द PSUs जो होते हैं वो अपने उनका जो मॉडल है, वर्किंग मॉडल है, दैट इज सॉर्ट ऑफ अ प्राइवेट मॉडल, जहां पे वो एम्प्लॉयज की रेस्पेक्ट अच्छे से करते हैं। दे ट्राई टू गिव मोर फैसिलिटीज टू द एम्प्लॉयज। तो अगर आप देखेंगे PSUs की जो बेनिफिट्स होते हैं वो कभी कभी आपको इंजीनियरिंग सर्विसेज एग्जाम में जो बेनिफिट मिल रहे हैं उनसे ज्यादा होते हैं। एंड इफ यू सी द सैलरीज ऑफ PSU की सैलरी रफली इंजीनियरिंग सर्विसेज एग्जाम से या ग्रुप ए गेजेटेड ऑफिसर के रैंक से रफली अराउंड 1.3 to 1.4 टाइम्स होती है। अगर आप कोई भी PSU देखें रिसेंट टाइम में तो उनका पैकेज क्या है, सो दे आर ऑफरिंग अराउंड 12 to 14 lakhs पर एनम। ओके, 12 to 14 lakhs, अराउंड 1 lakh, मोर देन 1 lakh सैलरी वो आपको देते हैं। बट अगर आप ग्रुप ए गेजेटेड ऑफिसर लाइक इंजीनियरिंग सर्विसेज एग्जाम में सेलेक्ट होंगे, देन द सैलरी वुड बी समवेयर अराउंड 60,000। Okay, so the PSUs are giving better facilities, and that is the reason why many of the students have started opting for PSUs nowadays. Also, PSUs 2012 से पहले अपना अलग एग्जाम कंडक्ट करवाती थी, बट आजकल इनका एक कॉमन एंट्रेंस एग्जाम हो गया जिसके थ्रू ये लेते हैं। We will talk about it, and because of that exam, ये PSUs आजकल पॉपुलर हो गई। Okay, so the third option that we have is the public sector undertakings। इनके बारे में भी हम डिटेल में बात करेंगे, बट अभी थोड़ा सिंस वी आर डिस्कसिंग ओनली अबाउट द ब्रॉड कैटेगरीज, सो दिस इज वन मोर ऑप्शन दैट यू हैव। मूविंग ऑन टू वन ऑफ द मोस्ट lucrative option that you can have in the recent time is the state engineering exams। स्टेट इंजीनियरिंग के जॉब्स अगर आप यहां पे देखेंगे, यहां पे इंजीनियरिंग सर्विसेज एग्जाम होता है,
ये सेंट्रल मिनिस्ट्रीज के लिए होता है। ओके, इंडियन गवर्नमेंट कंडक्ट करवाती है सेंटर की मिनिस्ट्रीज के लिए, बट हमारे यहाँ स्टेट्स भी होते हैं और स्टेट भी बहुत सारे प्रोजेक्ट रन करता है, और उन स्टेट के प्रोजेक्ट्स में भी बहुत सारे ऐसे डिपार्टमेंट्स होते हैं जहां पे इंजीनियर्स की रिक्वायरमेंट होती है, एंड फॉर दैट द इंजीनियरिंग एग्जाम्स आर कंडक्टेड बाय डिफरेंट स्टेट्स। ओके, तो अगर आप यहां देखेंगे ये जो एग्जाम्स है इनके बारे में बहुत ज्यादा लोगों को पता नहीं है। यूपीएससी के जितने भी एग्जाम्स हैं उनके बारे में लोगों को पता होता है, बट स्टेट के एग्जाम्स के बारे में बहुत ज्यादा लोगों को पता नहीं होता है, एंड दैट इज द रीजन व्हाई दिस इज वेरी ल्यूक्रेटिव नाउअडेज। यहां पे एक जो फर्स्ट थिंग है कि वैकेंसीज बहुत ज्यादा होती हैं। वैकेंसी ज्यादा इसलिए होती है बिकॉज हमारे यहाँ बहुत सारे स्टेट्स हैं और हर स्टेट के डिपार्टमेंट्स होते हैं। ओके, सो यू रफली हैव मोर देन 10,000 वैकेंसीज फॉर इंजीनियर्स एवरी ईयर जो स्टेट्स में रहती हैं। और दूसरा है लोगों को इनके बारे में ज्यादा पता नहीं है। जब लोगों को ज्यादा पता नहीं है तो कंपटीशन जो होता है वो ऑटोमेटिकली कम हो जाता है, एंड दैट इज द रीजन व्हाई मेनी स्टूडेंट्स दोज हु आर कमिंग आउट ऑफ द बीटेक दे आर सिटिंग फॉर दी स्टेट एग्जाम्स और बहुत अच्छा प्लेसमेंट उनको मिल रहा है। ओके, सो ओवर हियर अगेन जो आप स्टेट के इंजीनियरिंग जॉब्स में जाओगे तो योर रैंक वुड बी ऑलमोस्ट इक्विवेलेंट टू ग्रुप ए गेजेटेड ऑफिसर। ग्रुप ए गेजेटेड ऑफिसर की तरह ही आपको ट्रीट किया जाएगा। द फैसिलिटीज, द बेनिफिट्स दैट यू विल गेट are equivalent to Group A gazetted officer. The only difference between the UPSC engineering services exam and the state engineering jobs is कि यहाँ पे आप सेंटर के डिपार्टमेंट्स में बैठे होंगे, like you will be sitting mostly in the departments which are managed by center. न्यू दिल्ली में बैठे होंगे या फिर मेजर लोकेशंस में बैठे होंगे लाइक हैदराबाद, मुंबई। बट यहाँ पे जो स्टेट इंजीनियरिंग एग्जाम्स होता है, इफ यू आर सेलेक्टेड ओवर हियर देन मोस्टली यू विल बी कन्फाइंड टू योर स्टेट। आप अपने स्टेट में ही रहेंगे। बट दिस इज वन मोर ऑप्शन दैट यू हैव गाइस, यू कैन अपीयर फॉर इट। एंड द लास्ट ऑप्शन, इफ यू थिंक अबाउट द गवर्नमेंट जॉब्स, आर्म्ड फोर्सेस। अगर आपने 12th में एनडीए का एग्जाम दिया था एंड यू कुड नॉट क्लियर इट समहाउ, ओके, तो आपके पास में आर्म्ड फोर्सेस में जाने का एक और ऑप्शन है। आप अपनी ग्रेजुएशन के बाद में देयर आर एग्जाम्स लाइक सीडीएस एग्जाम, कंबाइंड डिफेंस सर्विसेज, उसके लिए आप अपीयर हो सकते हो। इफ यू क्लियर दैट एग्जाम यू विल बी कॉल्ड फॉर एसएसबी। अगर आप एसएसबी भी क्लियर कर लेते हो देन यू विल बी डायरेक्टली रिक्रूटेड एज ऑफिसर इन द आर्म्ड फोर्सेस। ओके, सो दैट इज वन एग्जाम दैट यू हैव। देयर आर टेक्निकल एंट्री एग्जाम्स एज वेल। जो इंजीनियर्स होते हैं उनके लिए एंट्री होती है, वहां पे डायरेक्ट आपको एसएसबी के लिए बुलाया जाता है, एंड इफ यू क्लियर दैट एसएसबी तो आप डायरेक्ट ऑफिसर बन जाते हो इन तीनों आर्म्ड फोर्सेस में। सो दिस इज वन मोर ऑप्शन दैट यू हैव गाइस। सो गाइस, इफ यू सी, दीज आर द मोस्ट ल्यूक्रेटिव गवर्नमेंट जॉब्स यू कैन थिंक ऑफ। बहुत सारे और भी गवर्नमेंट जॉब्स होते हैं, बट दीज आर द मोस्ट कॉमन जिनके बारे में हम आज बात कर रहे हैं। जो दूसरे एग्जाम्स होते हैं जिनमें बहुत ज्यादा वैकेंसीज नहीं होती है, उनके बारे में हम बाद में बात करेंगे, बट ये वो एग्जाम्स हैं जिनमें मोस्ट ऑफ द वैकेंसी, अराउंड 90 to 95% ऑफ द वैकेंसीज रहती हैं। Okay, so we have talked about the government jobs. Now let's move on to the next opportunity that we have, जो आजकल के टाइम में बहुत इंपॉर्टेंट है, आजकल के टाइम में बहुत प्रेफर की जा रही है स्टूडेंट से। ओके, एंड दैट इज द हायर स्टडीज। हायर स्टडीज मतलब आपने बीटेक कर लिया है और बीटेक करने के बाद में आप और पढ़ना चाहते हैं, यू वांट टू गो फॉर मास्टर्स, यू वांट टू गो फॉर पीएचडी, एंड देन उसके बाद में आप जॉब के लिए जाएंगे। ओके, सो इफ वी टॉक अबाउट द फर्स्ट ऑप्शन दैट यू हैव इन टर्म्स ऑफ हायर स्टडीज इज द पोस्ट ग्रेजुएशन। आप इंजीनियरिंग में ही अपना ग्रेजुएशन प्रेफर करें। ओके, इंजीनियरिंग में ग्रेजुएशन किया है, इसी में फिर एमटेक करें, इसी में फिर पीएचडी करें। ओके, वी विल टॉक अबाउट दिस ऑप्शन मोर। वी विल सी व्हाट आर द डिफरेंट अपॉर्चुनिटीज दैट वी हैव आफ्टर पोस्ट ग्रेजुएशन। आजकल के टाइम में ये बहुत प्रेफर किया जा रहा है स्टूडेंट से, एंड वी विल टॉक व्हाई दिस इज बीइंग प्रेफर्ड। ओके, द नेक्स्ट ऑप्शन दैट वी हैव इज द मैनेजमेंट स्टडीज। मैनेजमेंट स्टडीज, अगर आपने नाम सुना होगा, एमबीए। ओके, मैनेजमेंट स्टडी, मास्टर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन। एमबीए ऐसी फील्ड है जिसमें लाइक बिफोर 4 और 5 इयर्स मोस्टली नॉन टेक स्टूडेंट्स ज्यादा आते थे। जैसे किसी ने बीएससी किया है, बीकॉम किया है या बीए किया है, वो स्टूडेंट ज्यादा एमबीए की तरफ प्रेफर करते थे। बट आजकल के टाइम में इफ यू सी द स्टैट्स अबाउट द स्टूडेंट्स दोज हु क्लियर द कैट एग्जाम नाउअडेज, आजकल देखेंगे तो इंजीनियर्स का जो परसेंटेज है दैट इज मोर देन 40%। कैट में जो बच्चे सेलेक्ट होते हैं उसमें मोर देन 40% आर इंजीनियर्स। इमेजिन, कैन यू थिंक व्हाई इट इज की कैट में इंजीनियर ज्यादा सेलेक्ट हो रहे हैं, व्हाई दे आर बीइंग प्रेफर्ड मोर।
ओके, अगर आप देखेंगे तो एमबीए की डिग्री करने के बाद में जब आप मैनेजर बनेंगे तो यू विल बी रिक्रूटेड एज ए मैनेजर इन मोस्टली द इंजीनियरिंग कंपनीज। अगर देखेंगे कंट्री में बहुत सारी इंजीनियरिंग कंपनीज हैं जिसमें मैनेजर्स जो हायर होते हैं दे आर हायर्ड आफ्टर एमबीए। तो अगर आपको किसी इंजीनियरिंग कंपनी में जॉब देना है, आपको किसी इंजीनियरिंग मैनेजर बनाना है जो कि आप हैंडल करेंगे अपने अंदर बहुत सारे इंजीनियर्स। तो अगर आप अपने अंडर बहुत सारे इंजीनियर्स हैंडल करेंगे तो आपको थोड़ा इंजीनियरिंग नॉलेज होना चाहिए। एंड दैट इज द रीजन व्हाई मोस्ट ऑफ द कंपनीज जो इन एमबीए कॉलेजेस में आती है रिक्रूटमेंट के लिए दे प्रेफर इंजीनियर्स फर्स्ट। उनको इंजीनियर ज्यादा चाहिए होते हैं बिकॉज वो अल्टीमेटली इंजीनियर्स को ही मैनेज करने वाले हैं। ओके, सो गाइस दिस इज वन मोर ऑप्शन दैट यू हैव। आजकल के टाइम में ये बहुत पॉपुलर हो रहा है, बहुत सारे लोग एमबीए के लिए जा रहे हैं। एमबीए की डिग्री अगर आप अच्छे कॉलेज से करते हैं, जैसे कैट का एग्जाम लिख के आपने आईआईएम से किया है, दे हैव गॉट लॉट ऑफ रेपुटेशन। एमबीए करने के बाद में जब आप 2 साल का एमबीए कर लिया है उसके बाद में जो प्लेसमेंट्स होते हैं दोस आर रियली गुड। आप अराउंड 15 to 20 lakhs ऑन एन एवरेज पैकेज लगता है अच्छे आईआईएम्स का। बट अगेन इफ यू सी द कैट इज वन ऑफ द एग्जाम्स दैट इज अगेन वेरी like popular among the students। वहां पे भी कंपटीशन बहुत ज्यादा है and to get a placement or to get a seat in the IIMs is very difficult। Okay, and there is one more thing that is associated with management studies and that is the fee that you have to pay while you are doing the MBA। जब आप IIM से MBA कर रहे हैं तो आपको around 30 to 35 lakhs का फी भी देना पड़ता है। Okay, so that is one more constraint which is the financial constraint। उसको भी आपको ध्यान में रखना होगा अगर आप मैनेजमेंट स्टडीज के लिए जाते हैं। नॉट ओनली आईआईएम्स, देयर आर मेनी अदर कॉलेजेस व्हिच आर रियली गुड, लाइक आईएसबी हैदराबाद है जहां पे अच्छा एमबीए होता है। एंड देयर आर मेनी मोर अदर गुड इंस्टीट्यूट्स जो एमबीए करवाते हैं व्हिच हैज गॉट अ गुड रेपुटेशन, सो यू कैन टारगेट दोज एज वेल। So that was the second option that you have after the BTech in terms of higher studies। And the third option that is very not very popular among the students but it is good, and that is going to foreign universities for MS or PhD। आपने बीटेक कर लिया है, बीटेक के बाद में आप बाहर की यूनिवर्सिटी से एमएस करना चाहते हैं, एमटेक या एमएस करना चाहते हैं, मोस्टली फॉरेन यूनिवर्सिटीज गिव एमएस। ओके, सो ये एक और ऑप्शन है। यहां पे थोड़ा सा डिफिकल्ट पार्ट ये है कि जब आप बाहर की किसी यूनिवर्सिटी में अप्लाई करना चाहते हैं, ओके, सो लेट्स डिस्कस कि बाहर की यूनिवर्सिटी के फायदे क्या है। फायदे यह है कि जब आपने इन फॉरेन यूनिवर्सिटी से एमएस ले लिया है then mostly you will be doing the MS from the universities which are either in Europe or are in US। जब आप वहां से MS कर लेते हो तो आप वहीं पे जॉब करना शुरू करते हो। ओके, सो वंस यू स्टार्ट वर्किंग ओवर देयर, जो आपकी स्टार्टिंग सैलरी होगी दैट वुड बी अराउंड 50 to 60 lakh इन टर्म्स ऑफ इंडियन रुपीज। जो आपको इंडिया में जो सैलरी मिलेगी आफ्टर डूइंग एमटेक उसके 5 से 6 गुना सैलरी ज्यादा होती है। एंड दैट इज द रीजन व्हाई मेनी पीपल दे वांट टू गो फॉर फॉरेन यूनिवर्सिटीज, जहां जाके एमएस करें और उसके बाद में वहीं पे जॉब शुरू कर दें। बट यहां पे थोड़ा सा डिफिकल्ट पार्ट ये है कि जब आप फॉरेन यूनिवर्सिटी में जा रहे हैं एडमिशन के लिए तो उन फॉरेन यूनिवर्सिटीज में ऑल ओवर द वर्ल्ड स्टूडेंट्स आते हैं। ओके, एंड इफ यू वांट टू हैव एन एडमिशन ओवर देयर, आपकी सीवी जो होनी चाहिए इट शुड बी वेरी हैवी। जैसे आपकी सीवी में you should be having technical papers, you should have good track records, like आपका engineering में percentage अच्छे होने चाहिए, and then you should have good recommendation from your professors। If you have all those things then only you will get a seat in that college, and which is very difficult। but एक ऐसा option है जिसके through ये foreign universities थोड़ी easy हो जाती हैं। We are going to discuss about that option। So that is the third option guys that we have after doing the BTech। You can go to foreign universities for doing MS। The next option that you have is to go for research and development jobs। Mostly ये research and development jobs है। मैंने इन research and development jobs को इस slide पे इसलिए रखा है because these jobs are mostly preferred by the students those who have either a master's degree or a PhD। जब कंपनीज रिक्रूटमेंट के लिए आती है दे डोंट आस्क फॉर बीटेक फॉर दीज जॉब्स। रिसर्च एंड डेवलपमेंट के लिए उनको बीटेक नहीं चाहिए होता है, दे वांट आइदर मास्टर्स और पीएचडी। और अगर आप मास्टर्स और पीएचडी करना चाहते हैं तो पहले आपको पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए जाना पड़ेगा। एंड दैट इज द रीजन व्हाई आई हैव केप्ट इट ओवर हियर कि आप हायर स्टडीज करने के बाद में ही रिसर्च एंड डेवलपमेंट के जॉब्स में जा सकते हो। देयर आर मेनी एमएनसीज जो अपना ऑफिस इंडिया में सेटअप कर रही हैं। they hire many MTech students and the PhD students। वहां पे रिसर्च के लिए वो लोग हायर करते हैं
and those are preferred for the students, those who have MTech and PhD. Like मैं अभी जिस कंपनी में काम कर रहा हूँ, I was recruited after MTech, and the job which I am doing is sort of a research and development job. Okay, so that is very good option that you have. यहाँ पे आपकी salaries वगैरह रहती हैं, वो अच्छी रहती हैं. Okay, moving on, the next option that we have is the private sector. Again, I'm saying this private sector because private sector is one of the most disorganized sector in terms of job. यहाँ पे कोई भी सिस्टमेटिक वे में रिक्रूटमेंट नहीं होता है. ओके, जब किसी कंपनीज को बंदों की जरूरत होती है, बेसिकली दे वर्क ऑन अ प्रिंसिपल ऑफ हायर एंड फायर. जब उनको जरूरत होती है वो हायर करते हैं, जब उनको जरूरत नहीं होती है वो फायर करते हैं. Okay, but there are many jobs which are available in the market today in terms of private sector. और अगर आपको इन jobs के लिए जाना है, then you have to keep looking for the vacancies by these companies. आपको इन सारी companies की vacancies देखते रहना है. जब कभी भी vacancy आती है, आप उसके लिए apply करो. They will call you for interview, and if you are selected, you will be given a job in those companies. So this is one more option that you have, guys, to go for the private sector. Okay, so these are some of the options that we have for हायर स्टडीज. मूविंग ऑन, कुछ ऐसे जॉब भी हैं जो टेक्निकल नहीं है, बट सिंस हम इंजीनियर्स हैं, हम कुछ भी कर सकते हैं, तो पीपल दे ऑल्सो गो फॉर नॉन टेक जॉब्स एज वेल. ओके, नॉन टेक जॉब ऐसे जो इंजीनियर्स में बहुत ज्यादा पॉपुलर नहीं है, बट देयर आर मेनी इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स दोज हु अपीयर फॉर दीज जॉब्स. वन इज द बैंकिंग सेक्टर. अगर आपने सुना होगा IBPS का एग्जाम. ओके, IBPS के एग्जाम के लिए बहुत सारे इंजीनियर्स जो होते हैं वो अप्लाई करते हैं. देयर आर मेनी इंजीनियर्स दोज हु गेट सेलेक्टेड एज वेल. सो दिस इज वन सेक्टर दैट यू कैन टारगेट. मूविंग ऑन, द नेक्स्ट सेक्टर इज द SSC. SSC के बहुत सारे जो एग्जाम्स होते हैं उनमें बहुत सारे स्टूडेंट्स बैठते हैं. ओके, why I am saying these are not very popular or these are not very preferred for engineers, क्योंकि ये जो दोनों जॉब्स हैं, इन दोनों एग्जाम्स में इट इज ओपन टू एवरीबडी. इट इज नॉट ओनली फॉर द इंजीनियर्स. इन दोनों एग्जाम्स में कोई भी बैठ सकता है. अगर कोई भी बैठ सकता है जिसके पास ग्रेजुएशन की डिग्री है, सो द अल्टीमेटली द कंपटीशन दैट यू आर गोइंग टू सी इज गोइंग टू बी हाई. ओके, सो इन एग्जाम्स में जो कंपटीशन है वो थोड़ा टफ रहता है, एंड दैट इज द रीजन व्हाई आई डोंट रिकमेंड गोइंग फॉर दीज जॉब्स. और एक और फैक्टर है, मोस्टली SSC एंड बैंकिंग आर प्रेफर्ड बाय दोज पीपल दोज हु आर प्रिपेयरिंग फॉर अदर एग्जाम्स. लाइक जो लोग UPSC के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, जो इंजीनियरिंग सर्विसेज के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, ये लोग एज ए बैकअप प्लान रखते हैं इन जॉब्स को. ओके, ये लोग जो UPSC की तैयारी कर रहा है उनके लिए ये एग्जाम कुछ भी नहीं होता है. ओके, बिकॉज द जनरल नॉलेज दैट दे आर प्रिपेयरिंग is of way beyond level than this banking sector. Okay, तो वो they easily clear these exams. जब वो लोग ये एग्जाम को क्लियर करेंगे, वो लोग आपके साथ बैठेंगे, तो इमेजिन कि एक सिविल सर्विसेज वाला बंदा आपके साथ बैठा है एंड देन ही इज अपीयरिंग विद यू. ओके, तो उसके सिलेक्शन के चांसेस ज्यादा होते हैं as compared to you. So guys, this is not very preferred, और I would rather recommend कि आप इन एग्जाम्स के लिए ना जाएं. But if you want to go for these exams as a backup, तो आप certainly जा सकते हैं. And the last option that we have, which is very much popular nowadays, is to go for the startups. आप entrepreneur बन जाओ. Okay, you start your own company, you generate business, and then you start working. This is also a very good option that we have in the current scenario. India is a developing economy, and we have lot of prospect for the startups. एंड आने वाले टाइम में ये जो फील्ड होगी, दिस विल बी एक्सप्लोर्ड मोर बाय इंजीनियर्स. अभी भी बहुत सारे इंजीनियर्स इसको एक्सप्लोर कर रहे हैं, बट दिस इज वन फील्ड विच इज गोइंग टू बी बूमिंग इन द कमिंग फ्यूचर. Okay, so guys, these were some of the opportunities that we have for engineers. We have talked about the government sector jobs, we have talked about higher education, we have talked about non-tech jobs. तो इन सब जॉब्स के बारे में बात कर लिए, तो थोड़ा सा डिटेल में हम चलते हैं. कुछ एग्जाम्स के बारे में थोड़ा सा मैं बता देता हूं. ओके, सो वंस वी हैव सीन ऑल दीज अपॉर्चुनिटीज, नाउ लेट्स डिसाइड ऑन विच पाथ टू चूज. आप किस तरफ जाना चाहते हैं. आपने बीटेक कर लिया है, तो आप अब किधर जाना चाहेंगे. ओके, सो अगर आप पाथ डिसाइड करना चाहते हैं, तो सबसे पहले कॉलेज के पास बाद में जो हमारे पास ऑप्शन होता है, दैट इज टू गो फॉर कॉलेज प्लेसमेंट्स. अगर आप जॉब देख रहे हैं तो आप कॉलेज प्लेसमेंट्स के लिए जा सकते हैं. मोस्टली कॉलेज प्लेसमेंट से आपको प्राइवेट सेक्टर जॉब्स मिलते हैं. ओके, गवर्नमेंट सेक्टर जॉब्स आजकल नहीं जाते हैं. गवर्नमेंट कंपनीज आजकल कैंपस प्लेसमेंट्स के लिए नहीं जाती हैं. सो यू आर नॉट गोइंग टू गेट अ गवर्नमेंट सेक्टर जॉब. मोस्टली अगर आप कैंपस प्लेसमेंट में जाएंगे,
then you will be going for private sector job. And this is the one option that you have after the college. If you want to go for the government sector jobs, then probably you have to face a competition. Okay, so you have to appear for competitive exams. अगर आप competitive exams के लिए बैठना चाहते हैं, तो competitive exams are of three type. One is the engineering exams, another is the management exam, and third is the non-tech exams. इन तीनों एग्जाम्स में से किसी एक एग्जाम के लिए बैठ सकते हैं या दो एग्जाम के लिए भी बैठ सकते हैं अगर आप चाहते हैं तो आपको डिसाइड करना है कि आपको किधर जाना है. Okay, if you are not going for private sector jobs, then you can go for competitive exams. और competitive exams में जाना चाहते हैं तो इंजीनियरिंग में जाना चाहेंगे, मैनेजमेंट में जाना चाहेंगे या फिर SSC IBPS वाले में जाना चाहेंगे. Okay, so that you can decide. And the third option that you can think of is to go for higher studies. आपको जॉब नहीं चाहिए, पहले दोनों वाले जॉब के लिए है मोस्टली. आपको दोनों में जॉब नहीं चाहिए, आप हायर स्टडीज के लिए जाना चाहते हैं. अगर आप हायर स्टडीज के लिए जाना चाहते हैं तो अगेन गाइज यू हैव टू ऑप्शंस. One is to go for higher studies directly after your college, direct admission, like in foreign universities. Based on your college performance, आप direct admission लेते हैं किसी कॉलेज में. मोस्टली ये जो डायरेक्ट एडमिशन है, यहाँ पे इंडिया में आपको अच्छे कॉलेज नहीं मिलेंगे. बाहर हो सकता है अच्छे कॉलेज, बाहर हो सकता है कोई कॉलेज मिल जाए, बट इंडिया में मोस्टली अच्छे कॉलेजेस नहीं मिलेंगे. बिकॉज इंडिया के जितने भी कॉलेजेस हैं वो एमटेक या पीएचडी के लिए एक अपना एग्जाम कंडक्ट करवाते हैं, एंड दैट इज द गेट, ग्रेजुएट एप्टीट्यूड टेस्ट इन इंजीनियरिंग. सो दिस इज द एग्जाम विच इज कंडक्टेड बाय आईआईटीज, और इसके थ्रू एमटेक या पीएचडी में एडमिशन लिया जाता है इंडिया की अच्छी कॉलेजेस में. Okay, so if you want to go for higher studies, there are two options. You can either go for direct admission or you can go for competitive exams. Okay, engineers के लिए ये एग्जाम गेट होता है. अगर आप मैनेजमेंट के लिए जाना चाहते हैं, then you have to go for CAT or other CAT, MET, ZAT. These are some of the exams. Okay, so guys, these are the options, or this is the path that you have. आप इन तीनों में से चूज कर सकते हैं. And I hope अगर आप इंजीनियर हैं, आपको इंजीनियरिंग में थोड़ा सा भी इंटरेस्ट है, तो अगर आप देखना चाहें कि अगर आप इंजीनियरिंग से रिलेटेड में जाना चाहते हैं, तो हम थोड़ा सा डिटेल में बात करेंगे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की. सो अगर आप इंजीनियर्स के लिए देखो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स, देन यू हैव इंजीनियरिंग सर्विसेज एग्जाम विच इज ओनली फॉर इंजीनियर्स. यू हैव स्टेट इंजीनियरिंग एग्जाम्स, जो स्टेट के डिफरेंट एग्जाम्स होते हैं जिनके बारे में हम बात करेंगे, उनके लिए जा सकते हैं. या फिर यू कैन गो फॉर जूनियर इंजीनियर, रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड, असिस्टेंट इंजीनियर या स्टेट पीएससी एग्जाम. इन सारे एग्जाम्स के लिए जा सकते हैं. So these are some of the exams that you can target if you want to go for a job. If you want to go for higher studies, you can target for GATE. So this path is only for engineers. अगर आप इंजीनियर हैं तो आपके लिए ये ऑप्शन है. Why am I saying GATE? अगर guys, if you see this exam GATE, after around 2012-2013, GATE exam की popularity बहुत बढ़ गई. There are many students, those who appear for this exam. Every year, around 7 to 8 lakh students apply for GATE. हर साल 8 लाख student GATE के लिए बैठते हैं. What is so special about this GATE that so many students apply for the GATE? So, if we want to talk about what are the options that we have through GATE, GATE के through देख लेते हैं क्या क्या options है. So, the first option that you have is to go for MTech. ISC, Indian Institute of Science, is one of the most preferred college for the MTech. Then you can go for IITs. These are some of the good colleges which give you a good placement after the MTech. Okay, so that is one option that you have. The second option, which is very popular among the student nowadays through the GATE exam, those who are appearing for the GATE, they are basically appearing for this. Most of the PSUs after 2012, they have started recruiting through GATE. पहले वो अपना अलग एग्जाम कंडक्ट करवाते थे, बट अभी वो सारे गेट के थ्रू लेते हैं. देयर आर मोर देन 1000 वैकेंसीज व्हिच आर प्लॉटेड बाय दीस पीएसयूज. हर साल 1000 से ज्यादा सिलेक्शंस होते हैं यहाँ पे. ओके, एंड दैट इज द रीजन व्हाई गेट इज बिकमिंग वेरी पॉपुलर. पीएसयू के जॉब के लिए आपको गेट अपीयर करना पड़ेगा, एंड दिस इज द रीजन व्हाई मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स प्रेफर. मूविंग ऑन टू द थर्ड ऑप्शन, अगर आप रिसर्च एंड डेवलपमेंट के लिए जाना चाहते हैं, मैंने कहा था रिसर्च एंड डेवलपमेंट में अगर आपका इंटरेस्ट है तो आपको हायर स्टडीज करके आप जा सकते हैं. बट देयर इज वन मोर ऑप्शन दैट यू हैव फॉर रिसर्च एंड डेवलपमेंट. ऑर्गेनाइजेशंस लाइक डीआरडीओ, बीआरसी, ये लोग डायरेक्ट गेट के थ्रू रिक्रूट करना शुरू कर दिए. ओके, सो डीआरडीओ रिक्रूट्स फॉर साइंटिस्ट वैकेंसीज थ्रू गेट. आपने गेट एग्जाम दिया है, डीआरडीओ अपनी वैकेंसीज फ्लोट करेगा एंड यू कैन गो फॉर दीज जॉब्स. डीआरडीओ है, इट इज वन ऑफ द मोस्ट
प्रीमियर इंस्टीट्यूट इन इंडिया इन टर्म्स ऑफ रिसर्च। यहाँ पे आप साइंटिस्ट के लिए select होते हो। So if you want to go for research and development, then guys you can go for GATE and then you can target DRDO and BRC. This is one option that you have in terms of research. If you want to go for management, अगर आपको management अच्छा लगता है, GATE has an option for management as well. There is a college in Mumbai which is called as the NITI Mumbai. NITI Mumbai एक बहुत ही अच्छा option है for engineers, those who want to go for the management. We will talk more about the NITI Mumbai. Moving to the last option that we have through the GATE, and that is the foreign universities. Guys, हमने foreign universities की बात की थी। हमने कहा था कि बहुत सारी colleges होते हैं, वो बाहर से recruit करते हैं, and वहां पे selection के बाद में जब आपने 2 साल MS कर लिया है, तो फिर आपका placement जो होगा वो salary अच्छी होती है। Okay, there are many universities in world, like universities in Singapore, universities in Canada, universities in Germany, Australia, New Zealand. दे आर प्रेफरिंग ए गेट स्कोर। अगर आपका गेट स्कोर अच्छा है तो दे विल गिव यू ए डायरेक्ट एडमिशन टू दीज यूनिवर्सिटीज। हम इसके बारे में और थोड़ा सा बात करेंगे। सिंस वी हैव सो मेनी ऑप्शंस व्हिच आर अवेलेबल थ्रू गेट, थोड़ा देखते हैं कि गेट एग्जाम क्या क्या होता है, कैसे एग्जाम ये कंडक्ट करवाया जाता है, और उसके बाद में हम देखेंगे कि व्हाट आर द अपॉर्चुनिटीज दैट वी हैव। ओके, सो गेट इज ग्रेजुएट एप्टीट्यूड टेस्ट इन इंजीनियरिंग। जब आप बीटेक कर लेते हैं उसके बाद में ये एग्जाम के लिए अपियर कर सकते हैं। दिस इज कंडक्टेड बाय 8 कॉलेजेस, वन इज द IISc बैंगलोर एंड 7 दीज आर द ओल्ड IITs। ये सारी कॉलेज हर साल इनमें से एक कॉलेज एग्जाम कंडक्ट करवाती है। ओके, इफ वी वांट टू सी व्हाट इज द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फॉर दिस, eligibility is third year and the final year students they can appear, pass out students भी इसके लिए अपीयर हो सकते हैं। सो इफ यू आर इन थर्ड ईयर और फोर्थ ईयर या फिर आपने कॉलेज कर लिया है तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। देयर इज नो एज लिमिट, आपकी कोई भी एज हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। गेट 2021 में IIT बॉम्बे हैज सेड दैट द मिनिमम एज ऑफ एन एप्लीकेंट हु हैज अप्लाइड फॉर द गेट इज 15 ईयर्स। 15 साल के बच्चे ने गेट का एग्जाम के लिए भरा है। And the maximum age, can you imagine what is the maximum age? 88 years. एक एप्लीकेंट ऐसा भी है जिसने गेट का फॉर्म भरा है जिसकी एज 88 इयर्स है। ओके, सो आपको जब मन करे आप इस एग्जाम को दे सकते हो। दैट इज द फ्लेक्सिबिलिटी फॉर दिस एग्जाम। मूविंग ऑन टू द मिनिमम परसेंटेज क्राइटेरिया इन बीटेक, आपको मिनिमम परसेंटेज कोई क्राइटेरिया नहीं है। आपके अगर 33% भी है तो भी आप इस एग्जाम को दे सकते हो। तो देयर इज नो रिस्ट्रिक्शन ऑन द मिनिमम परसेंटेज, आप बस पास होने चाहिए। अगर आपने बीटेक क्लियर कर लिया है दैट मींस यू कैन अपीयर फॉर दिस एग्जाम। मूविंग ऑन, देयर इज नो लिमिट ऑन नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स। बहुत सारे एग्जाम्स होते हैं जिनमें नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स में लिमिट होता है, बट ये ऐसा एग्जाम है जिसमें आप जब तक आपके पास में फॉर्म भरने के पैसे हैं भरते जाइए और गिनीज बुक में नाम लिखवाते जाइए। ओके, सो देयर इज नो लिमिट ऑन नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स। मूविंग ऑन टू वेरी इंपॉर्टेंट थिंग फॉर इंजीनियर्स, बैकलॉग। बहुत सारे लोग होते हैं जिनके पेपर्स क्लियर नहीं होते हैं एंड उन लोगों के लिए ऑप्शन अवेलेबल है। यू कैन अपीयर फॉर दिस एग्जाम। द कंडीशन इज कि जब आप एमटेक में एडमिशन लेने जाएं तब आप पास हो, तब उस टाइम आपके पास में कोई भी बैकलॉग नहीं हो। सो अगर आप थर्ड ईयर में हैं और आपके 5 बैकलॉग हैं चलेगा, फोर्थ ईयर में है आपके 35 बैकलॉग है तो भी चलेगा, बस जब आप एमटेक में एडमिशन लेने जाएं तब क्लियर करके जाएं। Okay, and the last thing which is very important about this exam, which is the score validity. ये जो स्कोर है वो 3 साल तक वैलिड रहता है। अगर आपने इस साल एग्जाम दिया है तो इस साल के बेसिस पे आप 3 बार एडमिशन ले सकते हैं। लेट्स से आपने इस साल एग्जाम दिया, आपने IISc बैंगलोर में एडमिशन लिया, IISc बैंगलोर में आप पढ़ना शुरू किए, 4-5 महीने बाद में आपको पता लगा कि सब कुछ हवा में से जा रहा है। ओके, समझ में ही नहीं आता, हो जाता है, बहुत बार ऐसा होता है, बिकॉज दीज कॉलेजेस आर रियली गुड। वो उनका स्टैंडर्ड ही बहुत होता है, तो जिस लेवल से वो पढ़ाना शुरू करते हैं वो हमें समझ में ही नहीं आता है। तो 6 महीने बाद आपको पता चला कि सब डामाडोल है, कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है। सो नेक्स्ट ईयर आपने डिसाइड किया कि नहीं यार, IISc बैंगलोर में मेरे से नहीं पढ़ा जाएगा, चलो एक काम करते हैं, IIT बॉम्बे में चला जाता हूं। एंड ऑन द बेसिस ऑफ दिस ईयर्स गेट स्कोर आप IIT बॉम्बे में एडमिशन ले सकते हैं। अब IIT बॉम्बे में जब आप गए तो आपको समझ में आया कि यार IIT बॉम्बे में समझ में तो आ रहा है, लेकिन IIT बॉम्बे का प्लेसमेंट ठीक नहीं है। हो सकता है आपने जिस ब्रांच में एडमिशन लिया उसका प्लेसमेंट ठीक ना हो, और आपने अपने दोस्त से बात किया, उसने बताया नहीं यार इस ब्रांच का IIT दिल्ली में प्लेसमेंट अच्छा है। देन ऑन द बेसिस ऑफ सेम गेट स्कोर थर्ड ईयर आप IIT दिल्ली में एडमिशन ले सकते हैं।
IIT दिल्ली में आप एडमिशन ले सकते हैं, वहां पे आपको समझ में भी आ रहा है, वहां पे प्लेसमेंट्स भी अच्छा है। सो गाइस, आपके पास दो ऑप्शन है गलती करने के, दो चांसेस हैं गलती करने के, दो बार आप गलती कर दोगे तो भी गेट आपको माफ कर देगा और तीसरे साल भी आपको एडमिशन दे देगा। सो दिस इज वन ऑफ द बेस्ट पार्ट अबाउट द गेट। ये सारी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। इफ वी वांट टू सी द गेट एग्जाम पैटर्न, अगर आप देखेंगे एग्जाम कैसा होता है, सो क्विकली आई विल गो टू दिस एग्जाम। एक ही एग्जाम होता है, ऑनलाइन एग्जाम होता है। इस एक पेपर में देर आर 65 क्वेश्चंस ऑफ 100 मार्क्स एंड द ड्यूरेशन इज 3 आवर्स। देर विल बी 65 क्वेश्चंस, 100 मार्क्स, 3 आवर्स के होंगे। ये पेपर जो होगा इट विल बी डिवाइडेड इनटू 2 सेक्शंस, जनरल एप्टीट्यूड एंड टेक्निकल एंड मैथमेटिक्स। General aptitude will be for 15 marks. Technical and mathematics would be for 85 marks. So that is the general paper layout. अगर आप देखेंगे हाँ गेट टॉपर्स के मार्क्स, so these are some of the data which I am showing you कि which will give you an idea about this exam. गेट के जो टॉपर्स होते हैं, इफ यू सी द गेट 2020 जो टॉपर्स के मार्क्स हैं, मैकेनिकल इंजीनियरिंग इज 86.88, civil is 90.77, EC 82, electrical 87. So these are some of the marks of the toppers. So imagine guys, 100 में से 100 में से आपको इतने मार्क्स स्कोर करेंगे, then you will be the rank 1. Okay, so guys, if you want to prepare for the gate, आपको ये मार्क्स के लिए टारगेट करना है, because if you have these marks, आपके ऑप्शंस जो होंगे those will be very bright and you can go to whatever field that you want to go. Okay, in the last I would like to show you कि इसका एग्जाम कैसा होता है। ये बेसिकली एक ऑनलाइन एग्जाम होता है जिसमें आपको कंप्यूटर स्क्रीन दिखेगी, उस स्क्रीन पे ऐसा क्वेश्चन रहेगा, there will be options for this and in the right hand side you will see what are the questions that you have already attempted. अगर आपने ऑनलाइन कोई एग्जाम दिया होगा तो आपने देखा होगा कि ऐसा ही कुछ एग्जाम होता है। The peculiar part about this exam is the calculator. पहले ये ऑफलाइन वाला जब एग्जाम होता था तब हमें फिजिकल कैलकुलेटर ले जाना अलाउड होता था, but now in this online exam the calculator would be given on the screen and this is the part which becomes very typical nowadays. क्योंकि इमेजिन करिए कि आपके कंप्यूटर पे एक कैलकुलेटर है एंड देन यू हैव ए माउस जिसको आप होवर कर करके डिजिट्स टाइप कर रहे हैं। सो इस प्रोसेस में होता है कि आपको गलती होने के चांसेस ज्यादा होता है। सो यू हैव टू प्रैक्टिस फॉर दिस एग्जाम। Okay, so this is an online exam which is conducted with the help of scientific calculator and if you want to excel in this exam you have to practice a lot. अगर आप प्रैक्टिस करेंगे इस एग्जाम के लिए तो ही आपको अच्छा स्कोर आएगा, अदरवाइज हो सकता है आप कहीं पे सिली मिस्टेक्स करके नंबर गवा दें। ओके Okay, so once we have seen the exam pattern, now let's see what are the career opportunities that we have after GATE. GATE से क्या क्या options है हमारे पास में। So the पहला option है वो है post graduation. You can go for there are 3 programs which is MTech, MS and PhD. किन किन colleges में जा सकते हैं? You can go to ISC, you can go to IITs. There are 23 IITs जिसमें से 7 पुराने हैं, बाकी सारे नए हैं। And then other government colleges. इंडिया में जितने भी government colleges हैं उनका एमटेक के लिए या पीएचडी के लिए आपको गेट के थ्रू जाना होगा। व्हाट इज सो गुड अबाउट दीज कॉलेजेस? इनमें ऐसा अच्छा क्या है? सो द फर्स्ट थिंग इज द एक्सपीरियंस्ड फैकल्टीज। ये कॉलेजेस जितनी भी हैं, आईएससी, आईआईटीज एंड दीज गवर्नमेंट कॉलेजेस, द फैकल्टीज दोज हु आर गोइंग टू टीच यू, दे आर वन ऑफ द बेस्ट फैकल्टीज यू कैन थिंक ऑफ। ओके, हो सकता है जो प्रोफेसर आपको पढ़ा रहे हो दुनिया में अपनी फील्ड में उनका सबसे अच्छा नाम हो। ही माइट बी डूइंग cutting edge research in terms of research जो आने वाले टाइम में यूज होगी। Okay, so the faculties, those who are going to teach you, they are the premiers in their field. Okay, highly talented people and हो सकता है आपको जो पढ़ाने आएंगे या फिर लेक्चर्स लेने आएंगे, those might be Nobel laureates. You can see those people very common over there. When I was in ISC, I used to see many Nobel Prize winners coming to the college and then they're addressing the students. They address the students, tell about their life, how they did these discoveries and what is important while they were doing everything. So guys, you get a lot of exposure while you are studying in these colleges. The second thing which is good is the world class facilities. The facilities that you are going to get over here are matchless. आपको और कहीं पे नहीं मिलेंगी। Okay, imagine that you are doing your calculations on supercomputer. ISC has got the most powerful computer in India
एंड इमेजिन दैट यू आर डूइंग योर कैलकुलेशंस ऑन दैट सुपर कंप्यूटर, जो आपको कहीं और नहीं मिलेगा. सो दे प्रोवाइड वर्ल्ड क्लास फैसिलिटीज. एंड लास्ट विच इज द कैंपस प्लेसमेंट्स. इन कॉलेजेस के कैंपस प्लेसमेंट्स बहुत अच्छे होते हैं. मेनी कंपनीज दे विच आर एमएनसीज ये आती हैं इन कॉलेजेस में, and then they give very good packages. So guys, this is one of the options which is very good that you have. You can go for post graduation. बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो एमटेक करने के बाद में दे गो टू फॉरेन यूनिवर्सिटीज फॉर देयर डॉक्टरेट एंड वहीं पे जॉब करना शुरू कर देते हैं. ओके, सो दैट इज वन ऑप्शन दैट यू हैव. मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट ऑप्शन, हमने ऑलरेडी बात कर लिया है पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स. देयर आर मोर देन 30 प्लस नवरत्न कंपनीज जो गेट के थ्रू रिक्रूट करती हैं. देयर आर मोर देन 1000 वैकेंसीज. हर साल 1000 से ज्यादा वैकेंसीज होती हैं जो ये पीएसयूज गेट के थ्रू रिक्रूट करती हैं. द रिक्वायरमेंट फॉर द सिलेक्शन इन पीएसयू इज द गेट स्कोर. गेट स्कोर जो होता है उसका 85% वेटेज होता है. देन यू हैव जीडी एंड इंटरव्यू. दे कंडक्ट देयर ग्रुप डिस्कशन एंड इंटरव्यू जिसका वेटेज 15% होता है. ओके, सो अगर आपका गेट स्कोर अच्छा है देन योर चांसेस ऑफ सिलेक्शन इन द पीएसयूज इज बेटर. ओके, and the last thing about the PSUs का एक specific requirement भी होता है which is the minimum marks in your BTech. And this is the reason, this is the field where your college becomes very important. अगर आप कॉलेज में देखेंगे आपके 60% मार्क्स नहीं है, even if you are GATE rank 1, these PSUs are not going to take you. Okay, so guys, this is the point where your college becomes very important. कॉलेज में पढ़ाई कीजिए, make use of your teachers, get a good rank and then go for these exams. Okay, moving on to the third option. हमने बात किया था निटी मुंबई का. निटी मुंबई कॉलेज है जो तीन प्रोग्राम्स के लिए सेलेक्ट करती है थ्रू गेट. देयर आर 3 programs which is PG, DIE, DMM and DPM. So these are management courses. So this is post graduate diploma in industrial engineering. Okay, यहाँ पे सबसे ज्यादा सीट्स होती हैं रफली अराउंड 120 और बाकी दोनों कोर्सेज के लिए विच आर अगेन द management courses, they have an intake of around 40. So total there are 200 seats in NITI Mumbai. What is so special about NITI Mumbai? NITI Mumbai में 125 से ज्यादा रिक्रूटर्स आते हैं हर साल. So this is the data I am talking about 2019 placements. अगर आप NITI Mumbai की साइट पे जाएंगे, so this is the number they are quoting. The average placement of NITI Mumbai is 20 lakhs and the highest is 30 lakhs. Imagine कि 20 लाख का पैकेज लग रहा है आपको जब आपने निटी मुंबई से ग्रेजुएशन कर लिया. ओके, सो दिस इज वेरी गुड पैकेज जो आपको शायद गवर्नमेंट जॉब्स में नहीं मिलेगा. एंड दैट इज द रीजन व्हाई पीपल आर प्रेफरिंग निटी मुंबई. निटी मुंबई में फिर से दे प्रेफर द गेट स्कोर एंड देन दे कंडक्ट देयर ओन जीडी एंड इंटरव्यू. सो इस बेसिस पे आपका सिलेक्शन होगा. So these were some of the options that you have, guys, but there are few more options that you have through GATE. There are many other government organizations like हमने बात किया था BARC, Bhabha Atomic Research Center. They recruit through GATE. Then we talked about DRDO. They have also started recruiting through GATE. And these two people, they either generally recruit for scientist or scientific officer. Third option that you might have not heard about is the CSIR. CSIR has got more than 38 laboratories in India which are engaged in research and development. And for these laboratories, they have a program which is integrated PhD. So they have a program of 5 years where they give MTech and PhD together. And for this, they recruit roughly around 120 JRF every year through GATE. Okay, so this is one option that you have, guys. If you are appearing for the GATE, you can target these vacancies as well. Okay, so if you see these institutions, they either recruit for scientists or they recruit for JRF. So this is one more option that you have if you are sitting for the GATE exam. Moving to the last option that we have talked about foreign universities. अगर आप देखेंगे, there are universities in Singapore. There is a university which is called as NUS, National University of Singapore. ये आपको डायरेक्ट एडमिशन देती है अगर आपकी गेट में within 100 रैंक्स हैं. Okay, not only direct admission, they give you a stipend of around $2,600 to $3,000. $3,000 ये आपको stipend भी देते हैं. $3,000. Imagine 2 lakh rupees. 2 lakh rupees they are giving you as a stipend आपको MTech MS करने के लिए. Okay, this university is ranked second in Asia and this is in top 10 in world. एशिया में सेकंड नंबर आता है इसका और वर्ल्ड में 10वां नंबर है.
इमेजिन कि आपने यहां से एमएस किया है और जब आप पीएचडी करेंगे तो पीएचडी के लिए आप यू विल आइदर गो टू ऑक्सफोर्ड और स्टैनफोर्ड, और अगर आपने स्टैनफोर्ड से पीएचडी किया है, सो आई डोंट हैव टू टेल यू अबाउट द प्रोस्पेक्ट दैट यू आर गोइंग टू हैव आफ्टर पीएचडी. ओके, सो गाइस, दिस इज वेरी गुड ऑप्शन दैट यू हैव आफ्टर गेट. अगर आपकी गेट में बहुत अच्छी रैंक आई है, देन यू कैन टारगेट एनयूएस फॉर MS. Not only NUS, Nanyang University, that is there in Singapore as well, they also prefer the gate score. Then there are universities in Germany like University of Munich, then Aachen University, they are also preferring the gate score. So guys, if you have a very good gate score, you can target these foreign universities and then you can get an admission into these universities. So that was all about the gate guys. मैंने आपको थोड़ा glimpse दिया है gate कैसा होता है. If you are an engineering student और अगर आपको लगता है कि ये एक ऑप्शन अच्छा है, then you can go for GATE. Let's talk about one or two more exams. There is an exam जिसके बारे में हमने बात किया था, engineering services exam. थोड़ा सा इसका भी देख लेते हैं कि क्या ये एग्जाम होता है. This is conducted by UPSC every year. This is for Group A gazetted officer in central government departments. Okay, जितने भी सेंट्रल गवर्नमेंट मिनिस्ट्रीज हैं उनके डिपार्टमेंट्स के लिए रिक्रूटमेंट होता है. दिस एग्जाम इज कंडक्टेड ओनली फॉर 4 ब्रांचेस: सिविल इंजीनियरिंग, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स. इन 4 ब्रांच के लिए ही एग्जाम होता है. बट जो स्टूडेंट दूसरी ब्रांचेस के हैं, लाइक कंप्यूटर साइंस या फिर इंस्ट्रूमेंटेशन या फिर इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग, वो स्टूडेंट्स इन 4 ब्रांच में से किसी एक ब्रांच का पेपर लिख सकते हैं. एंड इफ यू क्लियर दैट पेपर, you will be recruited as a Group A gazetted officer. If we talk about the eligibility, अगर हम बात करें eligibility की, तो यहाँ पे minimum age 21 years होती है, maximum age 30 years होती है. Mostly ये 3 साल और 5 साल relaxed होती है OBC और SC/ST students के लिए. Again, there is no minimum percentage criteria, no limit on number of attempts. The only requirement is the qualification, which is the BE, BTech और equivalent. अगर आपके पास ये है तो आप इसमें जा सकते हैं. एग्जाम पैटर्न इसका जो होता है वो यूपीएससी के जैसा ही होता है. इट विल बी कंडक्टेड इन 3 स्टेज. वन विल बी प्री, अदर विल बी मेंस एंड थर्ड विल बी द इंटरव्यू. अगर आप टोटल देखेंगे सो 500 प्लस 600 प्लस 200, तो ये टोटल एग्जाम जो होता है वो 1300 मार्क्स का होता है. एंड आउट ऑफ दीज 1300 आपको आपका मेरिट बनता है और उसके बेसिस पे आपको डिपार्टमेंट्स अलॉट होते हैं. सो दिस वाज अबाउट द ईएसी एग्जाम. मैंने आपको एग्जाम के बारे में बता दिया है. इफ यू वांट टू गो इनटू द डिटेल्स, हम इस वीडियो के बाद में अलग अलग एग्जाम्स के लिए वीडियो लेके आएंगे. आप सब्सक्राइब कर सकते हैं मेरे चैनल को, एंड देन ऑन दोज वीडियोस यू कैन गेट एन आइडिया अबाउट द डिटेल्स ऑफ दीज एग्जाम्स. ओके, सो ईएससी के बारे में बात कर लिया है. थोड़ा सा एक और बता देता हूं मैं कि आपके पास और कौन कौन से ऑप्शन हैं. तो अगर आप देखेंगे कि देयर आर अदर गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स एज वेल, जहां पे बहुत सारी वैकेंसीज निकलती हैं इंजीनियर्स के लिए. फर्स्ट इज द यूपीएससी जिसने सिविल सर्विसेज और इंजीनियरिंग सर्विसेज कंडक्ट करवाया था. यूपीएससी बहुत सारे डिपार्टमेंट्स के लिए भी वैकेंसी निकालता है और उनमें भी इंजीनियर्स की रिक्वायरमेंट होती है. अगर आप यू कीप लुकिंग यूपीएससी साइट, वहां पे नोटिफिकेशंस आते रहते हैं और इन एग्जाम्स को आप अपीयर कर सकते हैं. देयर इज अ डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, वो भी हर साल बहुत सारी वैकेंसीज फ्लोट करता है इंजीनियर्स के लिए, उसको भी आप टारगेट कर सकते हैं. यू कैन टारगेट स्टेट पीएससी इंजीनियरिंग एग्जाम्स. ये स्टेट्स के एग्जाम है जहां पे पब्लिक सर्विसेज कमीशन के एग्जाम होते हैं जो इंजीनियर्स के लिए होते हैं. लाइक रिसेंटली यूपी ने कंडक्ट करवाया है. सो ये एग्जाम्स में बहुत सारी वैकेंसीज होती हैं जिनको आप टारगेट कर सकते हैं. देयर आर स्टेट सिविल सर्विसेज जिसमें इंजीनियर्स भी एप्लीकेबल है, आप वहां जा सकते हैं. एंड देयर आर मेनी मोर डिपार्टमेंट्स लाइक द ट्रांसपोर्टेशन डिपार्टमेंट, वाटर रिसोर्स डिपार्टमेंट, पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट, हाउसिंग एंड अर्बन प्लानिंग. ये सारे डिपार्टमेंट्स हैं जो अपनी वैकेंसीज हर साल प्लॉट करती हैं और यहाँ पे बहुत सारे इंजीनियर्स की रिक्वायरमेंट होती है. सो गाइज, अगर आप चाहते हो टू गेट ए डिसेंट जॉब, तो आप इन सारे डिपार्टमेंट्स को टारगेट कर सकते हो. यू कैन कीप लुकिंग फॉर दीज वैकेंसीज और आप इन एग्जाम्स के लिए अपीयर हो सकते हो एंड यू कैन गेट अ सिलेक्शन. यहाँ पे सबसे अच्छी बात क्या है इन सारे डिपार्टमेंट्स की, कि जो रिक्रूटमेंट होता है दैट इज मोस्टली फॉर ग्रुप ए गैजेटेड ऑफिसर. तो यहाँ पे ग्रुप ए गैजेटेड ऑफिसर के लिए आपको रिक्रूटमेंट होगा. द फैसिलिटीज, द बेनिफिट्स, दोस विल बी रियली गुड एंड यू कैन अपीयर फॉर दीज एग्जाम्स. इन सारे एग्जाम्स में से एक एक एग्जाम्स के लिए हम बाद में बात करेंगे इन अवर कमिंग वीडियोस. So that was all guys what I had in my video.
अगर आप चाहते हो इन एग्जाम्स के बारे में प्रिपेयर करना, और इफ यू वांट टू गेट मोर इन्फॉर्मेशन अबाउट दीज एग्जाम्स, subscribe to my channel. Probably in the coming videos I will discuss about these exams separately. आप मेरे को फेसबुक पे भी और टेलीग्राम पे भी रिक्वेस्ट भेज सकते हैं. फेसबुक पे आई एम विद द प्रोफाइल with the name Pratham Archie. You can send a request, friend request to me, and then I'll keep posting the different videos on here as well. On Telegram, you can join my channel, Vinod Datuslia. Here also, I'll be posting the updates. So, guys, I hope you might have got some information about the different opportunities that we have. आप लोगों को हो सकता है ये वीडियो में बहुत सारी नई चीज देखने को पता मिली होंगी. You can subscribe to my channel. You can share this video with friends. अगर आपके कॉलेज में आप चाहते हो कि दूसरे लोगों को भी ये पता लगे, then you can share this video with them as well. Thank you all, guys. That was all what I had. Maybe in the coming videos I will share more. So share it and then subscribe to the channel, and probably we will see more. Thank you.